तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में। अभी तक हम लोग पढ़े न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमने पढ़ा मोमेंटम के बारे में, हमने पढ़ा इंपल्स के बारे में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग के कंडीशन में हम फ्री बॉडी डायग्राम की जगह, क्योंकि पता होना चाहिए आपको कि न्यूटन्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ओनली पॉइंट मास। अब पॉइंट मास थ्योरी यहां पे दे देते हैं, उसके बाद आपसे हम लोग बात करेंगे कैसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो था वो एप्लीकेबल था। तो पहले हम लोग समझते हैं पॉइंट मास थ्योरी। पॉइंट मास थ्योरी क्या है इसको समझ लो। पॉइंट मास थ्योरी में कहा गया कि किसी भी बॉडी को पॉइंट की तरह कब कंसीडर करेंगे, कब कंसीडर करेंगे पॉइंट की तरह, कब कंसीडर पॉइंट की तरह नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं, यहां है पटना, ये है पटना आपका पटना, और ये है यहां पे दिल्ली। दिल्ली, अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 1000 किलोमीटर। यहां से यहां तक की दूरी, कोई एक ट्रेन चली, यहां से एक ट्रेन चलती है, ट्रेन, ठीक है, शाम में 7 PM पे और सुबह में यहाँ पे 7 AM पे पहुंचा दे रही है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, तो हमारा सीधा कैलकुलेशन क्या रहेगा? 1000 किलोमीटर। अब उस 1000 किलोमीटर में हमने ट्रेन की लंबाई को कंसीडर किया क्या? नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। यानी कि ट्रेन को यहां पे एक पॉइंट की तरह बिहेव किया। क्यों किया पॉइंट की तरह? क्योंकि ट्रेन की जो लंबाई की तुलना में जो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया वो बहुत बड़ा किया। तो उस स्थिति में इसको क्या कहेंगे हम लोग? पॉइंट की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन पॉइंट की तरह बिहेव कहां नहीं करेंगे? अब अगर मान लो कि यहां पे ये एक हिल है, इस तरह से एक गड्ढा है, एक साइकिलिस्ट है यहां पे, जो इस ये साइकिलिस्ट है, ठीक है, ये है साइकिलिस्ट। अब ये साइकिल का ये गड्ढे का जो लंबाई है ना, ये यहां से यहां तक ये गड्ढा जो है, ये गड्ढा का जो लंबाई है 5 फीट है, ठीक है। यहां पे ध्यान दोगे 5 फीट है, और ये साइकिल की लंबाई जो है वो 3 फीट है, ठीक है। ये 3 फीट की साइकिल है और ये 5 फीट का गड्ढा है। अब इस साइकिलिस्ट को अगर इस गड्ढे को फानना है, पार करना है, तो बताओ कि कितने फीट का ये जंप लेगा? कितने फीट का जंप लेगा? 5 फीट का जंप नहीं लेगा, क्योंकि अगर 5 फीट का जंप लेगा तो ये गड्ढे में जाएगा। इसको कितने फीट का जंप लेना पड़ेगा? 8 फीट का। ये कंप्लीट पार होने के लिए इसको यहां से जो जंप लेना पड़ेगा वो 8 फीट का लेना पड़ेगा। तो यहां पे हमने क्या किया कि इसके डायमेंशन को कंसीडर किया, केवल इसके डायमेंशन को नहीं बल्कि इसके डायमेंशन को, यानी बॉडी के डायमेंशन को कंसीडर किया। क्यों कंसीडर किया? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है इसकी तुलना में कम है, ये क्या कंपेरेबल है, मतलब तुलना किया जा सकता है। लेकिन इस ट्रेन की तुलना में डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो बहुत बड़ा है, जिसका कि तुलना करना बेवकूफाई है। समझ में आ रही बात? तो यहां पे क्या कहा गया कि अगर कोई बॉडी को पॉइंट मास कब लगाओगे? जब हम उस बॉडी के डायमेंशन की तुलना में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जो इफेक्ट होगा वो बहुत बड़ा होगा। उस कंडीशन में उसको कहेंगे हम पॉइंट मास। तो पॉइंट मास कहां लगाना है वो पता चल गया। इस चीज को अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि वेन वेन डायमेंशन, हम यहां पे लिख रहे हैं, यहां पे क्या लिख देते हैं? वेन वेन यहां पे लिखना होगा हम लोगों को, वेन इफेक्ट ऑफ बॉडी is very
large relative to its dimension, then body is considered as point mass। ठीक है, अगर उस डायमेंशन के, उस बॉडी के डायमेंशन के तुलना में इफेक्ट जो है वो बहुत बड़ा है तो उस कंडीशन में उसको पॉइंट मास जैसा बिहेव करेंगे। तो यहां पे उसी चीज को कहा गया, और न्यूटन्स लॉ जो कहा गया कि न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल है फॉर पॉइंट मास। न्यूटन्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल है। यानी कि हम जब अभी तक जो भी पढ़ रहे थे तो उसमें एक चीज कॉमन क्या था जानते हैं आप? ये में कॉमन क्या था ना कि हम लोग कहीं भी डायमेंशन को कंसीडर नहीं किए, चाहे वो फर्स्ट चैप्टर हो से न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन हो, या मोशन इन प्लेन हो, या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो, कहीं भी हम लोग डायमेंशन को कंसीडर नहीं करते थे। कहते थे कि एक बॉडी है, एक कार है जिसपे 10 न्यूटन का फोर्स लगा, एक्सेलरेशन इतना हुआ, तो बताओ कि कितना दूर गया, क्या गया ना गया। तो जो भी चीजें होती थी तो उसमें हम लोग उसके डायमेंशन को, लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, मोटाई कितना है, उस पर कंसीडर नहीं करते थे, उस चीज को निग्लेक्ट कर लेते थे। और न्यूटन्स ने यही कहा कि ये उन जो पार्टिकल पे, चूंकि मैकेनिक्स के स्टूडेंट थे न्यूटन्स, तो पार्टिकल पे काम किए थे, वो हर चीज को पॉइंट की तरह समझते थे, वो एक बॉडी की तरह मानते थे। तो इसीलिए यहाँ पे न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल है पॉइंट मास के लिए। तो यहाँ पे और हर चीज को पॉइंट मास के लिए होता है। तो इक्वेशन सॉल्विंग के कंडीशन में हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम है ना, फ्री बॉडी डायग्राम, इसमें कहा गया ना हम लोग खींचना सीखेंगे, और इसी के अनुसार है ना, फ्री बॉडी डायग्राम के अनुसार ही हम न्यूटन्स लॉ को लगाते हैं हम लोग। इसमें यह कहा गया ना कि कोई भी बॉडी को, फ्री बॉडी डायग्राम में कहा गया कि कोई भी बॉडी को एक पॉइंट की तरह समझिए, और उस पर लगने वाला फोर्स जो होगा एट इज होगा, लेकिन कन्वर्जिंग नहीं, डाइवर्जिंग मैनर में होगा। अगर मान लो कि यहाँ पे एक बॉडी है और इस पे एक इधर की ओर फोर्स लग रहा है, एक लड़का इधर की ओर इसको धक्का दे रहा है, इधर की ओर नॉर्मल लग रहा है, इधर की ओर mg लग रहा है, तो उस कंडीशन में हमको सारे फोर्स को अगर दिखाना हो तो इस बॉडी को एक पॉइंट की तरह बिहेव करें। जैसे कि यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, ये बुक है, ये बुक। अब इस बुक में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, ये इसमें हम लोग जब बात कर रहे हैं पॉइंट मास की, तो देखिए तो ये बुक था, न ऊपर की ओर लग रहा था, जब आदमी उठा रखा था तो नीचे की ओर mg लग रहा था, टेबल पे रख दिया तो टेबल पे रख दिया तो नॉर्मल ऊपर की ओर लग गया और mg नीचे की ओर। अब इसको एक फ्री बॉडी डायग्राम के रूप में यहाँ पे दिखा दिया गया, फ्री बॉडी डायग्राम के रूप में यहाँ दिखा दिया गया। देख लीजिए यहाँ पे एन किसके बराबर हो जाएगा, mg, एक रिएक्शन फोर्स है, एक्शन रिएक्शन फोर्स की तरह, तो एन mg के बराबर होगा। अब यहाँ पे हम चले तो नेक्स्ट पेज पे चले तो देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक लड़का है स्केटिंग करता हुआ जा रहा है। अब स्केटिंग करता हुआ ये नीचे की ओर जा रहा है, तो नीचे की ओर तो ये इसका एक कंपोनेंट लग रहा है फोर्स का, नीचे की ओर जा रहा है इसका वेलोसिटी, इस वेट का क्योंकि ये इंक्लाइंड प्लेन अगर जितना एंगल है उतना ही एंगल ये होगा, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, इधर की ओर होगा वो होगा W बराबर क्या लिखेंगे हम, mg cos थीटा, और इधर की ओर क्या हो जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे mg sin थीटा इधर की ओर लग रहा है, तो इस पे फोर्स को हमको दिखाना हो तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की ओर, नॉर्मल इधर, mg इधर, और ये जो है ये वेट फोर्स हो गया। तो ये वेट फोर्स हो गया, तो हमको अगर दिखाना है, केवल फोर्स को दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक पॉइंट लेंगे, ठीक है,
ये इस तरह से लाइन खींचेंगे, डॉट 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 डॉट, mg नीचे की ओर, नॉर्मल ऊपर की ओर, फ्रिक्शन इधर की ओर, और ये एंगल हो गया मेरे पास 25 डिग्री, ये 25 डिग्री। ठीक है, इस तरह से दिखाया गया है। अगला हम देख लेते हैं आगे। कैलकुलेशन उसी ढंग से कर लिया जाएगा। पहले हम आपको फ्री बॉडी डायग्राम खींचने के लिए बता रहे हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे खींचेंगे हम लोग। इस पे हम लोग चलते हैं, कैलकुलेशन के बाद में चलते हैं। यहां पे देखो, यहाँ पे एक आदमी एक बॉडी को उठा रहा है किसी चीज से, किसी स्ट्रिंग से, तो स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा, ये टेंशन होगा ऊपर की ओर, बॉडी का वेट किधर की ओर, नीचे की ओर। तो ये मेरे पास हो गया उसका फ्री बॉडी डायग्राम। कितना आसान है, एक बॉडी लिया, ऊपर की ओर टेंशन, नीचे की ओर mg। ठीक है, तो ये है मेरे पास फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग के केस में एक आदमी स्ट्रिंग पे बैठा हुआ है, खड़ा है। यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम में अगर यहाँ पे ले तो कैसे लेंगे हम, ये देखिए तो यहाँ पे वेट नीचे की ओर, इसमें टेंशन इधर की ओर, एज इट इज लगा दिया गया। यहाँ पे जैसे लिया है वैसा ही यहाँ पे, और इस पूरे बॉडी के पॉइंट को ले लिया है। ठीक है, अब ये जो एंगल बन रहा है, ये हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बनेगा, ये एंगल को यहाँ पे दिख रहा है, इस एंगल को यहाँ पे हम दिखा देंगे क्योंकि ये एंगल बराबर होगा। यहाँ पे ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, उसके अनुसार कैलकुलेशन कर दिया जाएगा। कैलकुलेशन नहीं, आज हम बता रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम खींचने के लिए। देखिए यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल आ गया। देखिए यहाँ पे अब क्या कर रहा है, यहाँ पे एक आदमी है जो फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अब इस पे 15 केजी का बॉडी रखा हुआ फोर्स लगा रहा है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम खींचना है, तो फ्री बॉडी डायग्राम, तो इस पे ऊपर की ओर बताइए कि ऊपर की ओर कौन होगा, नॉर्मल, नीचे की ओर कौन होगा, mg, फोर्स इधर की ओर लग रहा है। अब इस बॉडी को पॉइंट मास समझे, तो इस तरह से यहाँ पे कर लिए। अब यहाँ पे हमको दिखा दिया कि ये नॉर्मल है, ये है, और इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इस पे कंपोनेंट जाएगा और एक इस पे कंपोनेंट जाएगा। दोनों कंपोनेंट को दिखा दिया गया। तो एक्चुअली पॉइंट मास और फ्री बॉडी डायग्राम में, फ्री बॉडी डायग्राम का जरूरत कब पड़ता है, जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेट करना हो, फोर्स हो, एक्सेलरेशन हो, जो भी चीजें कैलकुलेट करनी होगी, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए एक बॉडी है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमको बोला ये खींचिए। अब देखो तो यहाँ पे ऊपर वाले बॉडी पे टेंशन लग रहा है, तो ऊपर बॉडी वाले पे टेंशन लेके नॉर्मल फोर्स लग रहा है बी पर ए के कारण। ठीक है, बी पर ए के कारण। ठीक है, वेट फोर्स ए का ये रुका हुआ है। अब उसी तरह से बी का निकालेंगे। देख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। दिख रहा है नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, बी ऑन एक्सर्टेड बाय कितना है, बी पे, बी ऑन ए, किसकी कौन लिखा लगा रहा है, देखिए यहाँ पे बाय बी लगाएगा, धक्का देगा रिएक्शन फोर्स के रूप में ऊपर की ओर। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो फोर्स है, ये नीचे की ओर भी दबा रहा है। तो नॉर्मल हमेशा सरफेस पे, नॉर्मल की कहानी क्या है कि हमेशा सरफेस पे 90 डिग्री होगा, इसीलिए नॉर्मल कहलाया। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग खींच लिए, कितना आसानी तरीके से खींच लिए। ये फोर्स एक्सर्टेड बाय बी, ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन, तो ये पीछे की ओर देखिए, ये का हम बोल रहे थे, ये अगर आगे जाना चाहता है तो फ्रिक्शन कितना होगा, बी के कारण इधर की ओर, टेंशन इस पे इधर की ओर है, mg नीचे की ओर है। ठीक है, अब हम यहां पे चले आते हैं, इस बी का निकालते हैं, बी का। तो बी का देखिए तो फ्रिक्शन इधर की ओर लगेगा, यहां पे उस पे कोई टेंशन नहीं लग रहा है, नीचे पे केवल फोर्स लग रहा है। समझे, इन नॉर्मल जो हमारे पास था इसका mg, अब दोनों का नॉर्मल काम करेगा ना, इस पे
इस चीज को हम लोग बढ़िया से समझेंगे। अभी आपको फिगर से समझा रहे हैं। यहां पे देख लीजिए, ये इस पे हम लगाए, तो इस पे अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो ये बॉडी इस पे फोर्स लगाएगा। अगर इस बॉडी को M1 ले रहा है, इसको M2 ले रहा है, तो ये किस पे लगा रखा है? 2 के कारण 1 पर लगा, 2 के कारण 1 पे लगा। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, नोटेशन थोड़ा सा उल्टा किया है ये बुक वाला, मतलब गलती से जो भी हुआ हो। तो फोर्स किस पे लगेगा? 1 पर। किसके कारण? 2 के कारण। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब इस पे इधर की ओर लगा फोर्स, क्लियर है? फोर्स इधर इस पे अप्लाइड फोर्स इधर की ओर है। ऊपर की ओर कौन है? नॉर्मल। नीचे की ओर कौन है? M1G। देखिए यहाँ पे 4 फोर्स हो गया। इस पे चले आए तो इस पे एक्शन रिएक्शन फोर्स के अनुसार इस पे जो फोर्स लगेगा वो किस पे लगेगा? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इधर की ओर नॉर्मल, ऊपर की ओर M2G, नीचे की ओर, यानी 3 फोर्स लगा। देखो 3 फोर्स यहां पे दिखाया है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग आगे देख रहे हैं कि यहां पे देख लीजिए, इस केस में भी फ्री बॉडी डायग्राम सारा कुछ क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम है। यहां पे देखिए तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम खींचे, इसका खींचे, दोनों बॉडी का, तो इसका खींचेगा तो कितना आएगा? मेरे पास 3 फोर्स आएगा। ऊपर की ओर यहाँ पे आ गया नॉर्मल, इधर यहाँ क्या mg, और इधर आ गया टेंशन। सेम वे में यहाँ पे लेके चले तो ऊपर की ओर टेंशन, नीचे की ओर mg, ये आ गया। ठीक है, यहां पे चलते हैं, ये है मेरे पास, और इस सब में बहुत सारा की फीचर्स है। तो हम लोग अभी देखे कि किस तरह से हम लोगों को यहां पे आया, यानी कोई भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम अगर खींचने के लिए दे दिया जाए, जैसे कि मान लीजिए कि आपको हम दे दे रहे हैं, ये एक बॉडी है। ठीक है, ये बॉडी पे, ये बॉडी यहां से यहां पे लटका हुआ है, और एक बॉडी यहां पे ऐसे लटका दिए हैं। ठीक है, ये रिजिड बॉडी से फिक्स है सारा, ये इस तरह से। ठीक, अब अगर हमसे पूछा जाएगा कि ये मास M1 है, ये M2 है और ये M3 है, तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम, तो हमको इसका डायग्राम खींचने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग टेंशन है। तो अगर ये T1 होगा तो ये T2 हो जाएगा। ठीक है, ये भी T2 हो जाएगा, ये T1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका हमको अगर फ्री बॉडी डायग्राम, तो हम कैसे खींचेंगे? FBD। ठीक है, FBD ऑफ M2। अब कैसे खींचेंगे? ये पॉइंट ले लेंगे, इधर की ओर फोर्स लगा T1, इधर की ओर फोर्स लगा T2, ऊपर की ओर नॉर्मल, नीचे की ओर mg, तो M2G होगा। इस तरह से इसका फ्री बॉडी डायग्राम खींचा जाएगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, इसको जानना समझना बहुत जरूरी होता है। तो फ्री बॉडी डायग्राम खींचने के लिए आपको सीखना होगा, बहुत सारा हम न्यूमेरिकल अगले क्लास में करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम से रिलेटेड। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।